अगले क्वेश्चन में हमारे पास 8 अंकों की संख्या है 44, 32, A, 43, B। ये 9 और 5 से विभाज्य है, तो A प्लस B का मान बताना है। तो हमारी संख्या पहले हम लिख लेते हैं 44, 32, A, 43 और B। ये विभाज्य है 9 से और 5 दोनों से। तो 5 से विभाजित होने की शर्त मैं जानता हूँ कि B की जगह यानी जो 5 से विभाजित के लिए अंतिम अंक होता है वो या तो 0 होगा या 5 होगा, दो ही कंडीशन होती है। तो B वाला अंक तो हमें मिल गया है। इसके अतिरिक्त 9 से जो विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो 4, 8, 5, 13, 7, 20 प्लस A और B, ये भी दोनों अंक हैं A प्लस B। अब मेरे पास B की जगह तो वैल्यू है या तो 0 रख सकता हूँ या 5। A की जगह क्या पुट करूँगा कि 20 प्लस B यदि 0 रहता है तो A की जगह मुझे पुट करना होगा 7, ताकि 27 पूरा पूरा 9 से भाग हो जाए। और जब B की जगह मैं 5 पुट करता हूँ तब A की जगह मैं पुट करूँगा 2। तो 20, 2, 22 और 5, 27। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं A और B के लिए, या तो 7 और 0 होगा या 2 और 5 होगा। लेकिन दोनों केस में दोनों का जोड़ कितना आ रहा है 7। तो A प्लस B का मान हो जाएगा 7। एक राशि का 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। सालाना 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देय है। यदि प्रत्येक किस्त 2809 रुपये है तो राशि क्या है? तो इसमें दर का इस्तेमाल करेंगे। पहले 6% दर है, इसका मतलब हुआ इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/50। इसका मतलब 50 यदि प्रिंसिपल है तो 3 उस पर ब्याज जनरेट हो रहा है 1 वर्ष के लिए, तो अमाउंट हो जाएगी 53। तो पहले वर्ष की हो जाएगी राशि 50 और किस्त हो जाएगी हमारी 53। लेकिन समय कितना है? 2 वर्ष है, क्योंकि 2 बराबर वार्षिक किस्तें हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हम जानते हैं दूसरे वर्ष निकालने के लिए हम इन्हें स्क्वायर कर देते हैं। टाइम 3 वर्ष होता तो हम क्यूब कर देते हैं। तो 50 का स्क्वायर 2500 और 53 का स्क्वायर होता है 2809। तो 2 वर्ष के बाद ये हो गया है राशि 2500 और अमाउंट हो गई 2809। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? यदि प्रत्येक किस्त 2809 रुपये है तो दूसरी किस्त तो हमने निकाल ली है 2809, लेकिन पहली किस्त कितनी थी? 53। तो इसे भी अब हम 2809 बना लेते हैं। वो कैसे बनेगी? 53 को हमें 53 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 53 से गुणा किया है तो इधर भी हमें 53 से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो 53 को जब हम 50 से गुणा करेंगे, 0, 5, 3, 15 हासिल 1, 5, 5, 25 और 1, 26। तो ये दोनों हमारी राशि हो जाएगी और ये दोनों किस्तें इधर बराबर हो गई। तो 0, 5, 1, 5050 रुपये। एक आदमी ने 255 किलोमीटर दूरी 7 घंटों में 2 तरह से तय की। प्रथम चरण में वह बस से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरे चरण में रेल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। उसने बस से कितनी दूरी तय की? तो हम यह मान लेते हैं कि दोनों ही तरह की यात्राओं के अंदर उसकी चाल 45 किलोमीटर पर आवर थी। 45 के हिसाब से 7 घंटों में वह दूरी तय करेगा 315 किलोमीटर, लेकिन वास्तव में दूरी है 255 किलोमीटर। इसका मतलब कितनी दूरी एक्स्ट्रा आ गई? 60 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा आ गई। ये 60 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा क्यों आई है? क्योंकि हमने दोनों ही चालों को 45 किलोमीटर पर आवर मान लिया है, लेकिन वास्तव में बस की चाल तो है ही 30, यानी बस की चाल हमने 15 किलोमीटर पर आवर फालतू मान ली है। तो 15 का जब हम 60 किलोमीटर में भाग देते हैं तो 15 चौके 60, 4 घंटे का समय आता है। ये 4 घंटे का समय किससे संबंधित है? बस की चाल से, क्योंकि रेल की यात्रा तो है ही 45। तो 4 घंटे बस को समय लगते हैं और उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब बस से 120 किलोमीटर दूरी तय की गई है। दो संख्याओं का योगफल 40 और उनका अंतर 4 है। दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है A+A/A-A। यहाँ A तो हो जाएगा योगफल और ये A हो जाएगा अंतर। यानी आपने क्या करना है, जो भी आपको योगफल दिया है उसमें एक बार तो अंतर जोड़ देंगे और दूसरी बार अंतर माइनस कर देंगे। यही अनुपात होता है दोनों संख्याओं का। तो 44:36। 4 से यदि इनको काट दें तो 11:9 ये आंसर है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई समान दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे आदमी को 50 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा से आ रही महिला को 20 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल याद करें। तो सबसे पहले हमें ट्रेन की लेंथ फाइंड करनी होगी, या यूँ कहें कितनी डिस्टेंस कवर की है वही ट्रेन की लेंथ होगी। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड है 40 किलोमीटर तो ट्रेन की है और 4 किलोमीटर पर आवर है व्यक्ति की, लेकिन दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ से जो चाल है वो कट हो जाती है, यानी 40 में से 4 गए 36। ये बराबर दिया हुआ है कितना समय लग रहा है? 50 सेकंड। तो 50 सेकंड को हम आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 36 से ये कटेगा 100 पर, तो लेंथ आ गई है 50/100 यानी 1/2 किलोमीटर या 0.5 किलोमीटर, या आप यूँ कहें 500 मीटर। ये ट्रेन की लेंथ है। उसके बाद विपरीत दिशा से आ रही महिला को 20 सेकंड में, तो यहाँ भी यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 0.5 किलोमीटर ट्रेन ने डिस्टेंस तय की है। अब स्पीड, चूँकि दोनों विपरीत दिशा में है तो इसलिए स्पीड प्लस हो जाती है। तो ट्रेन की स्पीड है 40। महिला की चाल हमें ज्ञात करनी है तो उसे हम x मान लेते हैं। अब समय लग रहा है 20 सेकंड, तो इसे भी हम आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कटेगा 180 पर। 180 को जब आधे से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 90 और 40 प्लस x, यहाँ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 40 प्लस x ही रहेगा। 40 इधर आकर माइनस होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ये महिला की चाल है।
किसी बस स्टैंड से बसें 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। विपरीत दिशा से बस स्टैंड की तरफ आ रहे एक आदमी की चाल क्या होगी यदि बसें उसे 8 मिनट के अंतराल से मिलती रहें। तो कोई बस स्टैंड है, इससे बसें निकल रही हैं प्रत्येक 10-10 मिनट के अंतराल से। कोई आदमी है जो बस स्टैंड की तरफ ही आ रहा है, इसे मिलती हैं 8-8 मिनट के अंतराल से। अब यह मान लेते हैं कि जैसे सुबह 9 बजे का समय है दोनों तरफ, तो 9 बजे यहाँ से कोई बस निकली है, तो इस व्यक्ति को वो बस मिलेगी 8 मिनट के बाद। इसका मतलब दोनों की मुलाकात होगी 9:08 पर। और एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आदमी यहीं रुका रहता इसी पॉइंट पर, तब बस इसके पास पहुँचती 9:10 पर, क्योंकि 10-10 मिनट के बाद बसें आ रही हैं इसकी तरफ। तो इस स्थान से इस स्थान की दूरी को तय करने में कितना समय लगा है, तो मनुष्य 9 बजे यहाँ था, 8 मिनट के बाद यहाँ है, तो मैन को तो लगते हैं 8 मिनट इस दूरी को तय करने में। बस 9:08 पर यहाँ थी और 9:10 पर यहाँ पहुँच जाती, तो बस को लगते हैं 2 मिनट। इसका मतलब बस और आदमी का जो अनुपात है टाइम का, वो है 1:4। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रिवर्स होता है, वो हो जाएगा 4:1। अब क्वेश्चन के अंदर हमें बस की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 4 की वैल्यू है 20, हमें ज्ञात करनी है आदमी की चाल। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 5 20 हैं, तो 1 5 5, तो आदमी की स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक के पास केवल 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 20 और उसके पास 120 रुपये हो, तो एक के पास 2 रुपये और 10 रुपये के कितने कितने सिक्के हैं ये बताना है। तो पहले मैं यदि यह मानूँ कि उसके पास सारे सिक्के 2-2 रुपये के हैं, तो 20 सिक्कों से कुल राशि हो जाएगी 40 रुपये। और यदि यह मानूँ कि सारे सिक्के 10-10 रुपये के हैं, तब 20 सिक्के 10-10 के हिसाब से कुल राशि हो जाएगी उसके पास 200 रुपये। लेकिन वास्तव में उसके पास रुपये हैं कितने, 120 है। तो अब हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। इनके और इनके बीच अंतर है 80 और इनके और इनके बीच अंतर है 80। तो सिक्कों की संख्या हम देख रहे हैं अनुपात में कितनी आ जाएगी, 1-1। तो उसके पास कुल 20 सिक्के हैं, 1-1 के अनुपात में हम बांट सकते हैं। तो दोनों तरह के सिक्कों की संख्या 10-10 है। एक रेल यात्रियों से भरी है। पहले स्टेशन पर रेल 1/3 यात्रियों को उतारकर 96 नए यात्री ले जाती है। अगले स्टेशन पर आधे यात्री उतर जाते हैं तथा 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं। अब रेलगाड़ी में यदि 240 यात्री हों तो शुरुआत में रेल में कितने यात्री थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम रिवर्स तरीके से इजीली सोल्व कर सकते हैं। कह रहा है रेलगाड़ी में अब 240 यात्री हैं, यानी लास्ट में 240 यात्री हैं। उससे पहले कहा कि 12 नए यात्री चढ़े हैं, यानी अंतिम स्टेशन से 12 नए यात्री चढ़े, तभी तो संख्या 240 हुई। इसका मतलब उससे पहले कितने यात्री थे, तो 12 हम माइनस कर देते हैं, 228। फिर उससे पहले कहा अगले स्टेशन पर आधे यात्री उतरे हैं, यानी यहाँ टोटल जितने थे उसके आधे उतर गए और अब बचे हैं 228। तो मतलब हम इसका डबल कर देते हैं। तो पहले थे 456, आधे 228 उतर गए। फिर उससे पहले कहा 96 नए यात्री ले जाती है, यानी इसके अंदर 96 नए यात्री भी शामिल हैं। तो 96 हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 360। और उससे पहले कहा 1/3 यात्रियों को उतार कर 96 नए ऐड किए हैं। तो इसका मतलब जो यहाँ टोटल यात्री थे शुरू में, उसका 1/3 उतारा और बच गए कितने, 360। या हम यूँ कहें इसके अंदर कितने यात्री हैं ट्रेन के अंदर, अब 2/3, और 2/3 की वैल्यू है 360। तो कितने यात्रियों का 2/3 360 होगा, ये हम निकाल लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 540। तो शुरुआत में ट्रेन में 540 यात्री थे। एक आदमी कोई दूरी 8 घंटों में तय करता है। गाड़ी खराब होने से वह आज आधा घंटा लेट हो गया, जिससे वह अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और निश्चित समय पर पहुँच जाता है। दूरी ज्ञात करें, यानी हमेशा वह कोई निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे लेता है और आज आधा घंटा उसका ख़राब हो चुका है, तो 7.5 घंटे में उसने यह दूरी तय की है और इसके लिए उसने अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है। ये दूरी ज्ञात करनी है कि निश्चित दूरी कितनी है। तो यहाँ से हमें दूरी ज्ञात करने के लिए टाइम और स्पीड चाहिए। टाइम हमें दोनों दे रखे हैं, पहले तो 8 घंटे लगते थे और आज लगे हैं उसको 7.5, यानी 15/2 घंटे। तो यहाँ से हम अनुपात बनाने के लिए यहाँ से नीचे 2 को हटा देते हैं, तो इधर भी हम 2 से गुणा करते हैं, यानी दोनों तरफ 2 से गुणा की। तो टाइम हो जाएगा, टाइम का अनुपात हो जाएगा 16 और यहाँ से हो जाएगा 15। अब स्पीड का जो रेशो होता है वो टाइम का उल्टा होता है, यानी चूंकि टाइम 16 से 15 कम हुआ है इसलिए स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, 15 से 16 यूनिट हो जाएगी। यहाँ से फिर हम देख रहे हैं 1 यूनिट यहाँ से चाल बढ़ी है और क्वेश्चन के अंदर कितनी बढ़ी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 है। तो इस 15 की स्पीड से, यानी 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 चौके 60 किलोमीटर बराबर। तो ये तो उसकी हमेशा की स्पीड है और आज उसने 4 किलोमीटर बढ़ाई है तो 64 हो गई। हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो 60 की स्पीड से वह हमेशा जाता था, 8 घंटे उसे लगते थे, तो 60 8 हो जाएगा 480 किलोमीटर, ये दूरी है। एक स्कूल में 600 छात्र हैं जिनमें लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 11 वर्ष 9 माह उनकी इकट्ठी औसत आयु हो तो लड़कियों की संख्या बताओ। तो चूंकि हमें टोटल औसत भी दे रखी है और अलग अलग औसत दे रखी है, तो एलिगेशन मेथड सीधा काम करेगा, यानी एक तरफ हम लिखेंगे बॉयज़ और दूसरी तरफ गर्ल्स। बॉयज़ की औसत आयु है 12 वर्ष,
जबकि गर्ल की है 11 वर्ष। इकट्ठी है 11 वर्ष 9 माह, ये बीच में लिखी जाती है। तो 11 वर्ष और 9 माह को हमने बना लिया वर्ष, तो ये 3 पर, और ये यानी 3 से दोनों कट्टा, तो ये यानी 47/4 हो गया। ये इनकी औसत आयु है। अब यहाँ से इनका अंतर हमें लेना होता है, लेकिन यहाँ पर नीचे 4 हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम सभी को 4 से गुणा कर देते हैं। तो 4 यहाँ मिलगाएंगे और यहाँ मिलगाएंगे, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 12 चौके 48 और यहाँ 47, तो इनका अंतर हो गया 1, और 11 चौके 44 और 47, इनका अंतर हो गया 3, यानी ये 676 जो है टोटल, ये 3:1 के अनुपात में है। तो अनुपातों का जोड़ हो गया 4, तो 600/4, एक अनुपात की वैल्यू क्या आ गई 150। और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, एक ही है, तो 150 ही उसके अंदर लड़कियां हैं। एक बर्तन में 160 लीटर दूध व 20 लीटर पानी का मिश्रण है। मिश्रण में से x लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 20 लीटर दूध व 23 लीटर पानी मिलाया गया। यदि अब दूध व पानी का अंतर 109 लीटर है तो x की वैल्यू बतानी है, यानी कितना मिश्रण हमने निकाला था। तो शुरू में हमारे पास मिल्क और वाटर की वैल्यू दे रखी है कि 160 लीटर तो मिल्क है, जबकि 20 लीटर हमारे पास पानी है। तो यहाँ इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 140 लीटर का अंतर है। और इन दोनों के बीच अनुपात कितना है, जब इनको 20 पर काटेंगे तो 8:1। अब इस 180 लीटर टोटल में से कुछ मिश्रण हमने बाहर निकाला है x लीटर, ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है, और इसके स्थान पर 20 लीटर तो हमने मिल्क ऐड किया है और 23 लीटर पानी ऐड किया है। यहाँ अंतर कितना है, 3 लीटर का अंतर है। और लास्ट में क्या कह रहा है कि ये जब हमने मिक्स किया x लीटर निकालकर, इतना हमने इसका सोल्यूशन जब मिक्स किया तब पानी का अंतर कितना हो गया लास्ट में 109 लीटर, यानी जो अंतर शुरू में 140 लीटर था वो अब कितना बचा है 31 लीटर, और 3 लीटर हमने अंतर यहाँ पर कवर कर लिया है, तो 31 - 3, यानी पूरे क्वेश्चन में हमें 28 लीटर का जो अंतर है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जब शुरू में हमने अनुपात लिया था, उन दोनों के बीच अंतर कितना है, 8 में से घटाएंगे 7, यानी 7 की वैल्यू कितनी है 28 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 लीटर। हमें क्या बताना है, इस x लीटर की वैल्यू निकालनी है। तो x लीटर जब हमने मिश्रण बाहर निकाला तो उसमें जब मिल्क और वाटर जब दोनों बाहर निकले तो वो भी 8:1 के अनुपात में ही निकले, तो 8 और 1 9 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 36 लीटर। यही हमारा x का मान है। ए ने एक फ़ोन बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया, सी ने इसके लिए 5,625 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने फ़ोन कितने में खरीदा था। यानी शुरू में ए ने लाभ कमाया है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। इसका मतलब ए ने यदि फ़ोन 4 में खरीदा है तो 1 उस पर लाभ कमाते हुए बी को 5 में बेच दिया है। उसके बाद बी ने सी को 10% हानि पर बेचा है, 10% हानि, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। तो यहाँ से हो जाएगा कि बी ने यदि फ़ोन 10 में खरीदा है, 1 हानि उठाते हुए सी को 9 में बेच दिया है। तो दोनों प्रतिशत कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से 40 और 45 ये यूनिट आएंगे हमारे पास। इन दोनों को जब गुणा करेंगे, इनको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 पे कटेंगे 8 और 9। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में ए ने यदि वह 8 यूनिट में खरीदा है तो सी तक आते आते उसकी कीमत कितनी हो चुकी है, 9 यूनिट हो चुकी है। और सी ने भुगतान किया है रुपयों में 5,625, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 5,625। 1 यूनिट की वैल्यू 9 से जब इसको काटेंगे 54 यानी 625। हमें क्या बताना है, ए ने कितने में खरीदा था, 1 यूनिट है 8, तो ए ने खरीदा था 625 × 8, 8 × 4800 और 25 × 8 200, यानी फ़ोन की शुरुआती कीमत थी 5,000 रुपये। एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये है। सेल के दौरान कंपनी 10% की छूट के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर x% की भी छूट देती है। दोनों छूटों के उपयोग के बाद वस्तु का मूल्य 216 रुपये हो जाता है। x का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले 10% की छूट है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 यदि वस्तु का मूल्य है तो 1 उस पर छूट मिल रही है। कहने का मतलब 10 की वस्तु हो जाती है 9। उसके बाद उसके नियमित मूल्य पर भी छूट है x% की, तो x% की छूट के बाद हम यह मान लेते हैं कि उसका जो प्राइस है x से y हो जाता है। और दोनों छूटों के उपयोग के बाद हमने देखा वस्तु की कीमत रह जाती है 216 रुपये। शुरू में कितनी थी, 400 रुपये थी। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और 9 से ये कटेगा 24 पर। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x% की छूट के बाद वस्तु 40 से 24 की हो जाती है। तो कितने की छूट है यहाँ पर, 16 की। इसे हम प्रतिशत बना देते हैं, तो बेस प्राइस है 40 और प्रतिशत के लिए हम इसे 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 से कटेगा 4, 4 × 40%, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40%। एक समबाहु त्रिभुज ABC केंद्र O वाले वृत्त में अंकित है। O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसमें ABC एक समबाहु त्रिभुज है। D लघु चाप BC पर एक बिंदु है। D बिंदु, इस BC एक लघु चाप है, इस पर एक बिंदु है D। कोण CBD का मान है 40, CBD ये है 40 डिग्री। तो कोण BCD का मान बताओ, यानी इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो साइड हैं ABDC, इनको जब मिलाते हैं तो एक पूरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। और चक्रीय चतुर्भुज के अंदर हम जानते हैं कि जो आमने सामने के कोण होते हैं उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। अब चूंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण हो जाएगा 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो 60 और इसके सामने इसको जब हम मिला देंगे तो जोड़ 180 हो जाएगा। कहने का मतलब
एंगल BDC कितना आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। अब आते हैं इस त्रिभुज के अंदर BCD के अंदर, ये कोण 120 और ये 40, टोटल हो गया 160, और ये त्रिभुज का तीसरा कोण है, तो दो कोणों का जोड़ 160 है, तो तीसरा कोण हो जाएगा 20 डिग्री। रुपये 1500 को दो हिस्सों में इस तरह बांटा जाता है कि एक हिस्सा 6% तथा दूसरा 5% की दर से ब्याज पर उधार दिया जाता है, तो साल के अंत में 85 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो हमें बताना है 5% की दर से कितने रुपए हमने निवेश किए थे। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड से अप्रोच करते हैं कि यदि सारा धन 6% की दर से यदि हम उधार देते तो 1500 का 6% होता है 90 रुपये, तो तब तो 90 रुपये ब्याज बनता। यदि हम सारा धन 5% की दर से निवेश करते तो 1500 का 5%, तब हमें 75 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन वास्तव में ब्याज कितना मिला है 85 रुपये। तो इसे हम बीच में लिखेंगे, फिर हम तिरछा अंतर ढूंढते हैं, तो इनके बीच 5 का अंतर है और 75 और 85 के बीच 10 का अंतर है। ये जो नीचे दो टर्म आई हैं ये हमेशा अनुपात में होती है, तो 5 पर काटेंगे तो 2:1, यानी 1500 रुपये हमने 2 और 1 के अनुपात में निवेश किए थे। तो 2 और 1 को जब हम आगे और बांटें 1500 रुपये को, तो यानी कहने का मतलब ये हिस्सा हो जाएगा 1000 रुपये और ये हो जाएगा 500, तो 2:1 और टोटल हो गया इनका 1500। हमें बताना है 5% की दर से, तो 5 की दर से हो जाएगा 500 रुपये। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या 6% व महिलाओं की संख्या 10% की दर से बढ़े तो जनसंख्या 8600 हो जाती है। शहर में महिलाएं कितनी हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर हम एक अलग अप्रोच लगाते हैं। यह मान लेते हैं कि दोनों ही संख्याएं महिला और पुरुषों की 6% की दर से बढ़ रही है, तो 8000 का 6% हम निकाल लेते हैं, प्रतिशत हटाकर नीचे 100 लगेगा, यानी जनसंख्या बढ़ जाएगी 480। वास्तव में जनसंख्या कितनी बढ़ी है? 8000 से 8600 हो गई, जनसंख्या बढ़ी है 600। और यदि हम यह माने कि दोनों 6% की दर से बढ़ी है, तब हमारा उत्तर आता है 480। कितने की कमी रह गई हम देख रहे हैं, 120 जनसंख्या कम रह गई है। 120 कम क्यों रह गई है? क्योंकि हमने महिलाओं की जनसंख्या भी 6% की दर ही मान ली थी। इसका मतलब इस 120 जनसंख्या को कवर कौन करेगा? महिलाओं का 4%। तो महिलाओं के लिए 4% की वैल्यू 120, 1% की वैल्यू हो जाएगी 30, और महिलाओं की संख्या अपने आप में 100% है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 3000। तो महिलाएं 3000 है। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत उनमें से सबसे छोटी संख्या के 1/3 से 21 अधिक है। पहली और चौथी संख्या का औसत बताएं। तो चूंकि हमारे पास संख्याएं क्रमागत हैं यानी लगातार हैं और विषम है, तो पहली संख्या यदि n है तो अगली विषम संख्या इससे 2 ज़्यादा होगी, फिर अगली संख्या पिछली से फिर 2 ज़्यादा होगी, यानी इस तरह ये 4 संख्याएं हम मान लेते हैं। फिर इनका औसत क्या होता है? जब लगातार संख्याएं होती है, बीच की 2 संख्याओं का बीच वाला होता है, या इन दोनों को जोड़कर हम 2 से भाग दें तो इनके बीच में है n+3। ये औसत है चारों संख्याओं का। तो चारों संख्याओं का औसत हमें दे रखा है n+3। ये किसके बराबर है? कि सबसे छोटी संख्या के 1/3 से 21 अधिक है। सबसे छोटी संख्या n, इसका 1/3 1/3, इससे भी 21 ज़्यादा है ये औसत। अब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये नीचे से 3 हटेगा तो पूरी इक्वेशन को हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3n+9, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, n+21 दिया 63, n ये 9 ऊपर जाकर घटेगा, 63 में से 9 गई 54, n इधर आकर माइनस होगा तो 2n, n की वैल्यू आ गई 27। हमें बताना है पहली और चौथी संख्या का औसत। पहली संख्या हो जाएगी 27 और अंतिम संख्या हो जाएगी 33। इनका औसत बताना है, तो 27 और 33 हो गए 60, 60 का आधा कर दें तो औसत हो जाएगा 30। 750 मीटर लंबी ट्रेन एक स्थिर खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई कितनी है? तो एक चीज़ तो दे रखी है कि 750 मीटर लंबी ट्रेन है और स्थिर खंभे को जब पार करती है तो 15 सेकंड लगते हैं। तो हम जानते हैं कि किसी स्थिर वस्तु को पार करते समय ट्रेन दरअसल अपनी ही दूरी तय कर रही होती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन ने 15 सेकंड में 750 मीटर दूरी तय की है, 15 सेकंड के अंदर 750 मीटर दूरी तय की है, और कहता है जो पुल है उसको 25 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ एक चीज़ हम देख सकते हैं कि दरअसल पुल को पार करते समय ट्रेन ने अपनी दूरी भी साथ में तय की है, और अपनी दूरी तय करने में ट्रेन को 15 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब अकेले पुल की जितनी लंबाई है उसे पार करने में ट्रेन को केवल 10 सेकंड लगे होंगे। तो 15 सेकंड के अंदर 750 मीटर, यानी 1 सेकंड के अंदर हो जाएंगे 50 मीटर की दूरी, तो 10 सेकंड में 500 मीटर, यही पुल की लंबाई है। 2 धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है? तो हमें स्पीड दे रखी है, एक की तो है 100 मीटर पर मिनट, दूसरे की है 120। इनका रेशियो जब 20 पर काटेंगे दोनों तो 5 और 6 के अनुपात में इनकी स्पीड है। टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? 6 और 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दौड़ है वो दोनों के लिए एक समान है, या यूँ कहें डिस्टेंस सेम है, और जब दूरी सेम होती है तब स्पीड और चाल का रेशियो उल्टा हो जाता है। तो 6:5 ये इनको लगने वाला समय है। तो यहाँ समय के बीच अंतर है 1 यूनिट का। क्वेश्चन के बीच अंतर कितना है? 10 मिनट कम समय लेता है, यानी 1 की वैल्यू है 10, तो इसे 6 यूनिट, 6 की वैल्यू हो जाएगी 60 मिनट। तो पहला धावक है वो 60 मिनट दौड़ा है और उसकी स्पीड है 100
तो 100 से हम गुणा कर देते हैं 100 मीटर पर मिनट से, ये हो जाएगी 6000 मीटर। इतनी दूरी है, किलोमीटर बनाएं तो 6 किलोमीटर। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच अंतर 198 है, तो उसी संख्या के 92% और 56% के बीच कितना अंतर होगा। पहले देखा है 62 और 80%, तो इनके बीच अंतर हो गया 18%। इसकी वैल्यू कितनी है 198। फिर उसी संख्या के 92 और 56, इनके बीच अंतर हो गया 36%। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो 18% की वैल्यू 198 है। 198 200 से 2 कम है। फिर इधर दुगना हो रहा है, 18 का दोगुना 36, तो 198 का दोगुना, या यूँ कहें ये 200 से 2 कम, वो 400 से 4 कम हो जाएगा, तो 396 आंसर आएगा। ए ने 2 बराबर राशि 8% व 7% की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। पहले वाली राशि दूसरी से 6 महीने पहले चुका दी। यदि उसने प्रत्येक को 2560 रुपये अदा किए तो राशि ज्ञात करें। यानी जो मूलधन है वो भी बराबर है और जो मिश्र धन अदा किया है वो भी दोनों को बराबर है। इसका मतलब ब्याज भी बराबर होगा। ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो दोनों के लिए हम इक्वल पुट कर देते हैं, क्योंकि दो हमारे पास राशियां हैं। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और P से P कैंसिल हो गया। रेट पहला है 8% और टाइम, जो पहला टाइम है उसमें 6 महीने पहले चुका दिया है। जितना भी टाइम है उसमें से हम आधा वर्ष माइनस कर देते हैं। दूसरी तरफ रेट है 7, तो ये हो जाएगा 7T। यहाँ से टाइम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 8T - 4 बराबर 7T, और 7T इधर आकर माइनस होगा। यहाँ से टाइम आ गया 4 वर्ष। ये टाइम है 4 वर्ष है, ये दूसरा समय है, और पहला हो जाएगा T - ½ यानी 3.5 वर्ष। अब दूसरा समय है 4 वर्ष दूसरी राशि के लिए, और दर है उसकी 7%, और दर गुणा समय हम जानते हैं कुल ब्याज हो जाता है। तो 4 × 7 यानी कुल 28% ब्याज बना है। मिश्रधन कितना हो जाएगा 128%, और मिश्रधन दे कितना रखा है, क्योंकि दोनों बराबर हैं 2560 है, तो 128% की वैल्यू 2560 1% की हो जाएगी, ये 2 पर कटेगा 20, और मूलधन होता है अपने आप में 100%। 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000, तो राशि है 2000 रुपये। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 740 रुपये है। 15% और x% के 2 क्रमिक छूट के बाद वस्तु को 566.1 रुपये में बेचा जाता है। x का मान ज्ञात करें। शुरू में वस्तु थी 740 रुपये की, उसके बाद पहला डिस्काउंट दिया गया 15% का, उसके बाद इसका मूल्य कुछ हो जाएगा। फिर दूसरा भी बट्टा दिया गया है, वो था x% का, उसके बाद इसका मूल्य हो जाता है 566.1 रुपये। तो पहले हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि 740 पर जब 15% की छूट दी जाएगी तो वस्तु कितने की हो जाएगी। कहने का मतलब 740 का 15% ज्ञात कर लेते हैं। तो 15% होता है 10% प्लस 5%। तो 740 का 10% हो गया 74, और 740 का जब 10% 74 होता है तो 5% कितना हो जाएगा, 74 का आधा हो जाएगा 37, यानी कुल 111 रुपये की पहली छूट है। तो 740 पर जब 111 की छूट दी जाती है तो इसमें से जब ये घटाएं तो वस्तु का मूल्य रह जाता है 629 रुपये। अब 629 पर x% की छूट है और वस्तु हो गई 566 की। तो 629 में से 566 माइनस करें, तो 629 - 566.1, तो ये हो जाएगा 62.9 रुपये। अब यह ज्ञात कर लेते हैं कि ये 62.9 629 का कितना प्रतिशत है। तो सीधा देखने से पता चल रहा है कि 10% है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10%। चावल को वर्तमान में 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है। पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम था। किसी परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय यानी खर्च जितना हो रहा है वो पहले के समान रहे। तो प्राइस इसका दे रखा है कि वर्तमान में इसे बेच रहे हैं 29 रुपये में, और पहले बेच रहे थे 25 रुपये प्रति किलोग्राम। अब जो क्वांटिटी है उसके अंदर कमी करनी पड़ेगी ताकि जो खर्च है वो बराबर रहे। तो जो अनुपात 25 और 29, ये वर्तमान में जो दर का अनुपात है, इसका हमें प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर उल्टा अनुपात ले लेना है। यानी जो क्वांटिटी परिवार यूज़ करेगा वो 29 और 25 के अनुपात में करेगा, ताकि जब एक्सपेंडिचर जब हम निकालेंगे, खर्च निकालेंगे, तो ये 25 से 25 कटेगा, 29 से 29, यानी 1:1। पहले जितना खर्च हो रहा था तो अब भी उसी अनुपात में खर्च होगा। तो हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी पहले 29 यूज़ कर रहे थे, अब 25 करनी होगी। 4 की कमी कितने पर, 29 पर। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो अब इसको हम भाग कर देते हैं। 29 एकम 29, 110, 29 × 87, ये हो जाएगा 230, और 8 होते हैं 232। तो लगभग 13.8% की कमी करनी होगी ताकि खर्च पहले के समान रहे। 10 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। पहले दे रखा है 10 पुरुष या 12 महिलाएं, तो 10 हो जाएंगे मैन, इक्वल पुट करेंगे 12 फीमेल। तो यहाँ से हम इनकी अलग अलग एफिशिएंसी या रेशो बना सकते हैं। तो MF इसके नीचे आएगा, और 12 10 को यहाँ नीचे ले जाते हैं, 2 पर काटेंगे तो ये आएगा 6/5। यानी मनुष्य की या पुरुषों की जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता 6 है, और महिलाओं की है 5। अब हमें चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए हमें दे रखा है कि 10 पुरुष लें या 12 महिलाएं लें, तो हम ले लेते हैं 10 पुरुष। पुरुषों की कार्य क्षमता है 6, तो 10 पुरुष 6 कार्य क्षमता के साथ कितने दिन में काम संपन्न करते हैं, 10 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया 600। अब इस 600 वर्क को कौन करेगा, 5 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर।
तो 5 पुरुष लेने हैं, उनकी कार्य क्षमता है 6 प्लस 2 महिलाएं हैं, उनकी कार्य क्षमता है 5। तो यहाँ से ये हो जाएगा 600 अपॉन 5 6 के 30 और 10 40, 0 से 0 कैंसिल, 15 चौके 60। तो 15 दिन में कार्य संपन्न होगा। एक निश्चित धनराशि R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,748 रुपये हो जाती है। वही धनराशि R+2% दर से उतने ही समय में 16,510 हो जाती है। R का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम देखें कि कोई धनराशि है वो हो जाती है 15,748, यानी ये मिश्र धन है। और कितना हो जाता है यदि हम R को बढ़ा दें तो 16,510। दोनों के बीच अंतर है 762 रुपये का। ये 762 रुपये का अंतर क्यों आया है? क्योंकि हमने रेट को इंक्रीज़ कर दिया है 2%। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। यानी ये कुल हम कह सकते हैं 6% की वैल्यू है 762। यहाँ से हम यह ज्ञात कर लेते हैं कि ये 15,748 किसी धनराशि का कितना प्रतिशत है। तो 6% की वैल्यू हो जाएगी 762, या यूँ कहें जब 6% है तब वैल्यू है 762 और वैल्यू हमें ज्ञात करनी है 15,748 के लिए। तो 6 से ये कटेगा, 6 एकम 6 16, 127 पर। इसको भी हम काट के देखते हैं। 127 एकम 127, 30 304, 2 पर जाएगा 254 और ये 8 यानी 124। तो 124% की वैल्यू है 15,748। ये 124% क्या है? मिश्र धन है। मिश्र धन के अंदर क्या होता है? प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। प्रिंसिपल अपने आप में हम जानते हैं 100% होता है। तो ये 24% क्या है? ये हमारा ब्याज जनरेट हुआ है टोटल कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो 24/3 8% क्या आ जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट है 8%। जब x को 19, 28, 55 और 91 के प्रत्येक पद में से घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में प्राप्त होती हैं। x का मान बताएं। 4 संख्याएं हैं हमारे पास, 19, 28, 55 और 91। इनमें से एक संख्या x है, इन सभी में से घटानी है और जो उत्तर प्राप्त होगा वे चारों संख्याएं समानुपात में होंगी। x का मान बताएं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक सीधा फॉर्मूला होता है जहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट आती है। उस फॉर्मूले को आप लिख लेंगे कि पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 19 गुना 91, माइनस करेंगे बीच के दोनों पदों का गुणनफल 28 गुना 55 और नीचे हम प्लस करते हैं पहली और चौथी संख्या और माइनस करेंगे बीच की दोनों संख्याओं का योग, यानी ऊपर तो होगा गुणनफल और नीचे ऐड और बीच में आएगा माइनस का निशान। 19 एकम 19 गुणा करते हैं, एक हासिल 19 में 171 और एक 172, 28 पाँजे 140 हासिल 14, 28 पाँजे फिर 140 और 14 154। नीचे इनको प्लस करेंगे, ये हो गया 110 और 28 और 55 होते हैं 83। तो 9 में से 0 गए 9, 12 में से 4 गए 8, 189 और ये आएगा 27। 27 7 189 होते हैं। यदि ऑप्शन होते तो आप डायरेक्ट ऑप्शन उठाकर भी एक एक को घटाकर देख सकते थे, लेकिन फॉर्मूले से ये ज़्यादा बेटर है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो कार्य पूरा होने में 18 दिन ज़्यादा लगते हैं। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो हमें समय दे रखा है कि पहले कुछ व्यक्ति मिलकर 54 दिन में कोई कार्य पूरा कर लेते थे, अब पूरा होने में कार्य 18 दिन ज़्यादा लग रहे हैं। 54 से 18 जोड़ देते हैं तो अब कार्य 72 दिन में पूरा हो रहा है। यहाँ से रेशियो क्या है? 18 पर दोनों को काटें तो पहले 3 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 4 यूनिट टाइम लग रहा है। और एक चीज़ हम जानते हैं कि जब समय बढ़ता है तो कार्य क्षमता कम हो जाती है, यानी टाइम और इफ़िशियंसी इन दोनों का जो रिलेशन है वो रिवर्स होता है। यानी इफ़िशियंसी 4 से कितनी हो गई? 3 हो गई, तभी तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। यहाँ हम यह मान लेते हैं कि 4 व्यक्ति और 3 व्यक्ति, यानी इफ़िशियंसी का मतलब क्या होगा कि पहले 4 व्यक्ति थे अब 3 व्यक्ति रह गए हैं। तो कितने व्यक्ति कम हुए हैं? 1। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 15 व्यक्ति कम हो गए। इसका मतलब 1 की वैल्यू 15 है। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? तो यहाँ 4 यूनिट थे, 1 की वैल्यू 15, तो शुरू में 15 चौके 60 व्यक्ति थे। यदि ब्याज की गणना प्रति 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रतिवर्ष 15% की दर से 8,192 रुपये की राशि एक सही 1/4 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त करेगी? सबसे पहले हमें दर दे रखी है 15% वार्षिक, यानी 15% दर वार्षिक है, यानी 12 महीनों के लिए है। तो यहाँ से हम 1 महीने की याद कर सकते हैं, या हमें चाहिए कि हम ब्याज प्रत्येक 5 मास पर लेंगे तो 5 से इसे गुणा कर देते हैं ताकि 5 मास के दौरान कितनी दर हम यूज़ करेंगे। तो 3 पर दोनों कट रहे हैं, 4 और 5, यानी 25/4% दर ये हम प्रत्येक 5 मास के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसकी जब हम फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो प्रतिशत हटाकर नीचे 2 शून्य लगेगी, 25 से ये कटेगा 1/16। इसका मतलब क्या हुआ? 16 यदि हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, 1 उस पर ब्याज जनरेट होगा तो हमारी अमाउंट हो जाएगी 17। अब चाहिए समय कि ऐसा हम कितने समय के लिए कर रहे हैं। तो समय हमें दे रखा है कि कुल एक सही 1/4 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा। एक सही 1/4 वर्ष का मतलब 1 वर्ष तो पूरा, यानी 12 महीने हो गए, और 1/4 वर्ष यानी 3 महीने इसके हो जाएंगे। तो कुल 15 महीने के लिए हमें ब्याज चाहिए। ब्याज हम कब संयोजित कर रहे हैं? प्रत्येक 5 मास पर, यानी हम कुल 3 बार ब्याज लेंगे। 3 बार का मतलब इसकी क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। यदि 2 आता तो हम स्क्वायर कर देते। 16 की क्यूब होती है 4096 और 17 की क्यूब होती है 4913, यानी हमारी जो यूनिट है वो प्रिंसिपल की तो है 4096 और अमाउंट की है 4913। क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है? 8192 है। तो 8192 से इसका क्या संबंध है? ये इसका पूरा 2 गुना है। अब यहाँ से हमें याद करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है, इसमें से माइनस करेंगे तो 817 यूनिट, वो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो कुल मिलाकर 1634 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज काउंट होगा। श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें, यानी रीजनिंग का रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। तो
एक चीज़ हम नोट कर रहे हैं, 3 5 15, 15 7 105, यानी मल्टीप्लाई के अंदर इनके बीच कुछ रिलेशन है। 1 और 3 के बीच क्या रिलेशन है? 1 को हमने 3 से गुणा किया, 3 और 15 के बीच 3 को हमने 5 से गुणा किया, 15 7 105 होते हैं, और 105 निम्मे 945। तो क्या ये दोनों, या यूँ कहें 945 को हमने 11 से गुणा करनी है। 11 से गुणा करने का नियम हम जानते हैं। अंतिम अंक यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 4 13, हासिल 1, और पहला अंक लिखेंगे, यानी 10,395 उत्तर आना चाहिए था, लेकिन कितना है? 10,405। तो ये हमारा गलत पद हो जाएगा। 20 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 45 किलोग्राम है, लेकिन 2 छात्रों का भार 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम गलत टाइप किया गया। यदि इन दोनों छात्रों का सही औसत भार 20 किलोग्राम है तो कक्षा का सही औसत वजन बताएं। यानी ये जो 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम, यानी ये 50 किलोग्राम गलत नोट कर लिया गया था औसत के अंदर। सही औसत क्या था उन दोनों का? 20 किलोग्राम। तो 2 छात्रों का औसत 20, यानी सही उनका वजन होता दोनों का 40 किलोग्राम। हमने ऐड कर लिया 50, इसका मतलब 10 किलोग्राम हमने ज़्यादा या एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है औसत के अंदर। अब ये 10 किलोग्राम हमें वापस करना होगा कितने छात्रों पर? 20 छात्रों पर। तो 0 से 0 कैंसिल, 1/2, यानी 0.5 kg औसत के अंदर त्रुटि है, ये हमने ज़्यादा नोट कर लिया है। तो औसत भार 45 किलो बताया है शुरू में, उसमें हमने 0.5 kg गलत जोड़ा था, तो ये हम माइनस कर देते हैं। तो वास्तव में कक्षा का औसत भार 44.5 किलोग्राम है। यदि a - b = 2, b - c = 3 है, तो a² + b² + c² - ab - bc - ca का मान बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमारी जो पहली अप्रोच होती है कि हम पहले तो वेरिएबल काउंट करते हैं कि a, b और c 3 वेरिएबल हैं, और इक्वेशन कितनी दे रखी है? 2 हमें इक्वेशन दे रखी है। तो हमेशा वेरिएबल में से हम इक्वेशन माइनस करेंगे, तो हमारे पास 1 बचा है। इसका मतलब a, b और c इन तीनों में से हम किसी एक को शून्य रख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमने c को 0 पुट कर दिया, तो c को 0 पुट करते ही b की वैल्यू कितनी आ गई? b बराबर आ गया 3, c बराबर हमने 0 पुट कर दिया। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब यहाँ b की जगह 3 पुट करेंगे तो 5 में से 3 घटाने पर 2 आता है, इसका मतलब a बराबर क्या आ गया? 5। अब इस इक्वेशन का हमें जो आंसर चाहिए, तो हमने c को तो 0 कर दिया है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। तो a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, माइनस ab 5 दिए 15, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 में से 15 गए 10 और 9 19 हमारा आंसर है। यदि संख्या 670 448 a 859 5b 144 से विभाजित है तो √2a + 3b का मान ज्ञात करना है। तो ये हमें संख्या दे रखी है और दे रखा है कि 144 से ये पूरी तरह भाग होती है। जब संख्या 144 से भाग होती है तो इसका मतलब ये 16 और 9 इन दोनों से भी भाग होगी। तो 16 से भाग होने का नियम हम जानते हैं कि अंतिम 4 संख्याएं हैं वे पूरी तरह 16 से विभाजित होती है, तो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित हो जाती है। तो अंतिम 5 संख्याएं हैं 5 9 5 भी, इनको हम 16 से भाग करके देखते हैं। 16 दिए 48, 11 बचेगा 115, 16 7 112, 3, उसके बाद b उतारेंगे। अब 16 से भाग होने के लिए यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ेगा, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। इसी तरह हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और हमें क्या दे रखा है कि 9 से भी ये संख्या भाग होती है। तो 9 से संख्या भाग होने के लिए हमारा नियम है कि जो इन सभी डिजिट्स का जोड़ है वो भी 9 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर 9 दे रखा है, 5 5 10 8 18, ये भी 9 से भाग हो जाएगा। 8 4 12 4 16, और b की जगह 2, ये भी भाग हो जाएगा। क्या बचा है? केवल 6 और 7 13, प्लस में यहाँ पर क्या है? a है। तो 13 + 18 से भाग होने के लिए यहाँ पर चाहिए 5, तो a की जगह वैल्यू आ गई 5 और b की जगह आ गई 2, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो 2 5 10 और 3 6 16, √16 का मान 4, तो यही हमारा आंसर है। 3 अंकीय संख्याओं ABC, BCA और CAB का योग हमेशा विभाजित होता है। 4 हमारे पास ऑप्शन है। पहले क्वेश्चन को यदि हम समझें तो ये इस फॉर्म में होनी चाहिए संख्याएं ABC, उसके बाद इसके डिजिट इस तरह लिखेंगे और तीसरी संख्या के डिजिट इसी क्रम में होंगे। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि कोई भी 3 अंकों की संख्या है, जैसे हम लेते हैं 123, तो इसके अंदर जब हम इनकी प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो जो कि हमने बचपन में सीखी है कि पहला अंक है उसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 100 प्लेस पर है तो 100 × 1, प्लस जो दहाई के अंक पर है उसको लिखा जाएगा 10 × 2, और ये होता है 3। इसी तरह इन संख्याओं को भी लिखा जा सकता है। तो पहली संख्या है ABC, इसे हम क्या लिखेंगे? 100 × A, प्लस दहाई पर है उसको लिखेंगे 10B + C। इसी तरह आगे दोनों संख्याएं BCA का मतलब हो जाएगा 100B + 10C + A, और लास्ट है CAB, इसे हम लिखेंगे 100C + 10A + B। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन तीनों को जब हम जोड़ देते हैं तो इधर भी ये संख्याएं जुड़ जाएंगी,
तो किस संख्या से हमेशा कटेंगी? तो यहाँ 100A ए और 10A यानी ये हो गए 111A। इसी तरह 100B यानी B वाले भी हो जाएंगे 111B प्लस 111C। कहने का मतलब 111 कॉमन आ चुका है, तो अंदर बचेगा A प्लस B प्लस C। तो इस जोड़ के सामने क्या आ गई संख्या? 111 गुणा ये आ गया। 111 हम जानते हैं 3 गुणा 37 होता है। तो जब किसी संख्या के बराबर में हम कुछ लिख सकते हैं गुणा में, इसका मतलब ये सभी इस संख्या के फैक्टर हैं। फैक्टर है तो मतलब 37 भी फैक्टर है, तो 37 इस संख्या को हमेशा विभाजित करेगा। 4 अंकों वाली संख्याओं 1244, 2345, 33A 3 और 4A 38 का औसत 2925 है। तो 5A + 3 और 9A - 5 इन दोनों का औसत बताना है। तो चारों संख्याएं हमने लिख ली है। यदि हम इनका जोड़ करें तो जोड़ कितना आना चाहिए? क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इन चारों का औसत कितना है? 2925 है। और एक चीज़ हम जानते हैं, जब भी औसत को हम दी गई संख्याओं से गुणा करते हैं तो उन चारों का जोड़ हमें मिल जाता है। तो इसको गुणा करेंगे 25 चौके 100 और 29 चौके 116 यानी 11700। ये इन चारों संख्याओं का योग है। यदि हम चेक करें तो 4 5 9 3 12 8 20 2 आएगी हासिल, 4 4 8 2 10 3 13। 13 के अंदर हमने ए जोड़ा है और यहाँ 0 मिलेगी। तो 0 कब मिलेगी? जब हम ए की जगह 7 पुट करेंगे, तब 13 और 7 क्या हो जाएगा? 20। तो ए की वैल्यू क्या आ सकती है? एकमात्र ऑप्शन हमारे पास क्या है? ए बराबर 7 है। तो ए का मान 7 हम यहाँ पुट कर देते हैं दोनों जगह। तो ये हो गया 5 7 35 और 3 38, 9 7 63 में से जब हम 5 माइनस करते हैं 58। इन दोनों का अब हम औसत निकाल सकते हैं, जोड़कर 2 से भाग देते हैं। 8 8 16 हासिल 1, 96/2 यानी इनका औसत हो जाएगा 48। कॉन्सोनेंट शब्द में स्वरों की संख्या का प्रतिशत व्यंजनों की संख्या के प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है? तो कॉन्सोनेंट शब्द में यदि हम वोवल्स ढूंढें तो ए, ओ और ये भी ओ, कुल 3 वोवल हैं और कुल शब्द है इसमें 9, यानी 1/3 तो है वोवल। और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन इसमें हो जाएंगे 6/9, यानी 3 स्वर हैं तो बाकी व्यंजन हो जाएंगे, या यूँ कहें ये हो जाएंगे 2/3। हमें प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, तो 1/3 होता है 33.33% और 2/3 ये होता है 66.66%। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये प्रतिशत इससे कितना प्रतिशत कम है, तो कुछ छात्र सीधा 33.33% पर टिक लगा देंगे, लेकिन वो गलत होगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है असल में, यानी हमें इसको आधा करना पड़ेगा तब ये इसके बराबर आएगा। और आधे का मतलब होता है यानी 1/2 गुणा 100 50%। तो 33.33% 66.66% से 50% कम है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 65 72 और 97 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:13 है। पार्क का परिमाप ज्ञात करें। तो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यदि ये तीनों भुजाएं हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट की भुजाएं हैं, तो उसे चेक करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, यानी 65 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर, क्या ये बराबर है 97 के स्क्वायर के? तो 65 का यदि वर्क करना हो तो वर्क करने की हमारी जो फास्टेस्ट ट्रिक होती है कि 5 का वर्क करिए, यानी अंतिम अंक का वर्क, 5 5 25 2 हासिल। अब इन तीनों की गुणा 6 5 30 दूने 60 और 2 हमने कैरी ऐड कर देनी है 62, 6 कैरी बचेगी। पहले अंक का वर्क चिकम चिके 36 और 6 42। इसी तरह 72 का वर्क कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब तीनों की गुणा 7 दूने 14 दूने 28 2 हासिल, 7 का वर्क 49 और 2 51। इसी तरह 97 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 9409। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9409 आएगा, यानी ये पाइथागोरस ट्रिपलेट तीनों भुजाएं हैं। अब इसका जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। ये एरिया बराबर है किसके? आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के। और पार्क की भुजाएं 5 13 के अनुपात में है, तो मान लेते हैं भुजा हो जाएगी 5 और 13x, यानी 5x 13x गुणा कर दी है तो 2 पर कटेगा 36, 13 गुणा 5 65 और इधर भी 65। एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो एक्स का मान आ जाएगा 6। हमें बताना है पार्क का परिमाप। ये भुजाएं हैं 5x और 13x, तो वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 13 5 18 दूने 36 और 36 छिके 216 हो जाएगा परिमाप। 70 की पावर 77 प्लस 77 की पावर 77 को 78 से डिवाइड करना है और शेषफल बताना है। तो 77 की पावर 77 और यहाँ भी 77 की पावर 77, इसे हम भाग दे रहे हैं 78 से और रिमाइंडर ज्ञात कर रहे हैं। तो एक चीज़ जानते हैं कि पहले हम जो हमारा पावर्स होती है इन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, केवल 77 के अंदर 78 का भाग देना है। तो 77 के अंदर 78 का भाग देते हैं तो 78 एकम 78, माइनस का 1 शेष बचता है, तो -1 ऊपर पावर है 77 और यही इस तरफ होगा -1 शेष बचेगा, ऊपर पावर है 77। अब -1 की यदि पावर ओड है तो उत्तर के अंदर -1 ही आता है, प्लस यहाँ भी -1 ही आएगा। तो शेषफल कितना आ गया? -1 और -1 -2 मेरे पास शेषफल आ गया। यानी इस पूरी संख्या को जब हमने 78 से भाग दिया तो माइनस का 2 शेष बचता है। तो एक चीज़ जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर का जोड़ हमेशा जिस संख्या से भाग देते हैं वही होता है। तो 78 के अंदर -2 कर देंगे 78 में से, तो 76 आएगा प्लस का। ये हमारा फाइनल आंसर है। 13 की पावर के ऊपर कुछ पावर हमें दी है और 9 से जब भाग करते हैं शेषफल कितना आएगा ये बताना है। तो इस तरह के सवालों के अंदर सबसे पहले आपको इस 9 से इस 13 को भाग करना है और शेषफल कितना बचेगा? 4। 4 के ऊपर जो पावर है इसे मैं डिनोट कर लेता हूँ n से।
यानी 4 की पावर n को अब 9 से भाग देना है। और यदि n का मान मैं 1 पुट करूँ, 4 की पावर 1, और इसे जब मैं 9 से भाग दूँ तो 4 एकम 4 यानी शेषफल 4 ही बच जाएगा। 4 की यदि पावर 2 होती तो 4 की 2 16, 9 से भाग देते हैं, शेषफल बचेगा 7। 4 की पावर यदि 3 होती, फिर जब मैं 9 से भाग करता तो 4 की 3 64 को 9 से भाग करेंगे, 9 7 63, एक शेष बचेगा। और जब भी शेषफल 1 आता है उसके बाद ये जो रिमाइंडर है ये रिपीट होने लग जाते हैं। तो यहाँ हमने 3 बार भाग दिया है, इसका मतलब ये हमारी जो साइक्लिसिटी है वो यहाँ पर 3 है। यानी 4 की पावर कितनी ही हो, जब 9 से भाग देते हैं तो प्रत्येक 3 स्टेप के बाद यह रिपीट होने लगता है। तो अब इस पावर के अंदर चेक करते हैं कि 3 से हम भाग देकर देखते हैं कि क्या शेष बचता है। तो 3 से जब भाग देंगे तो 3 7 21, एक शेष बचेगा। 1 की पावर 42 1 होता है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो 4 n की जगह 1 पुट किया, 9 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।